हाय एवरीवन, आई एम रजन, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। मार्च 2023 के एम्फेसिस रहने वाला है दो कैटेगरीज की तरफ। पहला है नेशनल न्यूज़, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रही हों, प्रोजेक्ट्स रहे हों, समिट्स रहे हो, कॉन्फ्रेंसेस रहे हो, या ऐसी न्यूज़ जो भी नेशनल सिग्निफिकेंस की है पर स्टेट न्यूज़ में हमने कवर नहीं की, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए नहीं है, आप किसी भी सेंट्रल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो ये वाली न्यूज़ आपको ऑन एंड ऑफ पता होनी ही चाहिए, बिकॉज ये सभी एग्जामिनेशन के एंगल से डाली गई है। ऑफ कोर्स बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंस ही है। इस सेक्शन को हम वीकली में अलग से भी कवर करते हैं। पायल मैम वो आपके लिए एवरी मंडे 7 PM लेकर के आती हैं, पर्टिकुलरली बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस की न्यूज़। तो बैंकिंग एस्पायरेंट्स उस वाले सेक्शन को, उस वीकली न्यूज़ को ज़रूर से देख सकते हैं। अच्छा, आज वाले वीडियो को लाने में थोड़ा ज़्यादा डिले हुआ बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लवली विशेस। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो आज नेशनल न्यूज़ और फिर नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स और रैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज संडे को काफ़ी सारे बच्चों को एग्जाम देना है एंड आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। इन 5 पार्ट्स का हर महीने में हम 5 पार्ट्स लेकर के आते हैं। नए बच्चों को मैं बता दूँ, और उनमें से 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 4th पार्ट है, 5th पार्ट कल आ जाएगा। 5 ही पार्ट्स का एक सिंगल PDF होता है जो parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो है। ओके, और PDF बैंक और या फिर CA सब्सक्रिप्शन आपके पास है, अगर आपने ले रखा है परचम ऐप से तो उसमें ये ऐड कर दिए गए हैं, आपको कहीं से वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम स्टार्ट। अच्छा ओके, सवाल जो है वो लॉन्च हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी अभी भी आ रही है कि मैम कहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें फटाफट बता देती हूँ, वील नॉट डिवोट मच टाइम टू इट। जो इंडिविजुअल PDFs होंगे सवाल के सवाल, यानी क्वार्टरली CA की ऑब्जेक्टिव बुकलेट है, यानी अगर आप थ्योरी से पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर से पढ़ सकते हो। हर एक क्वार्टरली बुकलेट के अंदर 300 MCQs हैं और हर एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर आपको दे दिया गया है, तो आपका सब कुछ यहाँ से भी कवर हो सकता है। क्वार्टरली है यानी Jan to March की ये बुकलेट है, ऑनलाइन है, सॉफ्ट कॉपी है। इंडिविजुअल बुकलेट जो है ना इसकी वो आपको वेबसाइट से मिलेगी parchamclasses.in से, और इसी का हमने एनुअल सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है। सो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको ऐप से मिलेगा, जिसमें आपको सारे क्वार्टर की एक ही जगह फिर जब जब अपलोड होंगी अवेलेबल करवाई जाएंगी, वहीं आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए चेकआउट ऐप। अगर आपको अभी वाली सवाल बुकलेट लेनी है Q1 की तो आप parchamclasses.in पे चले जाइए। फाइन, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे पहले सेक्शन की ओर, विच इज़ नेशनल न्यूज़। और पढ़ना शुरू करें उससे पहले हमारा जो रिचुअल है किक स्टार्ट क्वेश्चन का, उसकी तरफ आ जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आंसर आता है लिखिए। अगर अभी संडे को एग्ज़ाम दे रहे हो तो इनके आंसर्स आने चाहिए आपको। नहीं आते हैं डू नॉट वरी, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो समर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। समाचारों में हाल ही में समर्थ योजना के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री या मंत्रालय से जुड़ी हुई है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पार्टनर्ड विथ विच ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इंडिया पोस्ट ने स्टार्टअप और MSME को लाभ पहुंचाने के लिए कौन से ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर जो कि सामान लेता है और डिलीवर करता है उसके साथ में साझेदारी की है? तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे नेशनल न्यूज़ के सेगमेंट को। ओके, तो ये है सबसे पहली स्लाइड। एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड या लॉन्चेस साथी प्लेटफॉर्म। सो शिक्षा मंत्रालय ने साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है साथी प्लेटफॉर्म, वो जानने से पहले देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलकर के प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक है UGC और दूसरा है IIT कानपुर। सो IIT कानपुर, UGC और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ना। साथी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथी किसके लिए लॉन्च किया गया है? जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, यानी कि JEE और नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फ्री में तैयार करवाने के लिए प्लेटफॉर्म लाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म का नाम है साथी। कौन से एग्जामिनेशन को केटर करता हुआ है? JEE और नीट को। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा जब भी कोई न्यूज़ पढ़ो ध्यान दिया करो या खुद से क्वेश्चन किया करो कि यहाँ से सवाल बन कैसे सकता है, और उन पॉइंट्स को उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद एक बार दोहरा लिया करो, राइट, रिपीट कर लिया करो। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इस तरह की न्यूज़ को ध्यान में कैसे रखें, की पॉइंट्स क्या होते हैं। सो न्यूज़ पढ़ने के बाद मोटे मोटे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार खुद से प्रोब कर लिया करो, क्वेश्चन कर लिया करो। इंडियाज प्रपोज्ड ग्लोबल इनिशिएटिव। अब देखो इस प्रपोज वर्ड पे ध्यान देंगे कि इंडिया ने प्रपोज किया है एक इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे। क्या इनिशिएटिव है? मीरा,
MIIRA, आप मीरा भी पढ़ सकते हो, नहीं तो MIIRA भी पढ़ सकते हो। इस इनिशिएटिव को प्रपोज किया गया है और ये किससे रिलेटेड है, अब ये सवाल आ सकता है। तो ये रिलेटेड है मिलेट्स को प्रमोट करने से, बाजरा और जो मिलेट्स कहते हैं ना, जिनमें बाजरा भी आता है, उन धानों को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव है जो हमने ग्लोबल लेवल पे अभी प्रपोज किया है और उसका नाम है MIIRA या मीरा। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, MIIRA। ओके, अब इसका मेन एम क्या है कि मिलेट से रिलेटेड जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द ग्लोब वो सब साथ में आए, एक साथ इस पर रिसर्च हो, ताकि इसके प्रोडक्शन के ऊपर, इसके कंजम्पशन के ऊपर और बातचीत की जा सके, इसको और प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी। अब अगर हम मिलेट्स की बात करें, इसके अंदर क्या क्या आता है, मैंने आपको बताया बाजरा आता है, ज्वार आ जाएगा, उसके अलावा रागी और कुछ और माइनर मिलेट्स भी होते हैं, वो सब इस पूरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं मिलेट के, उसके अंदर US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सूडान। मिलेट्स को क्योंकि अभी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित कर रखा है या ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर रखा है यूनाइटेड नेशन ने, इसलिए मिलेट के बारे में थोड़ा सा आगे पीछे की जानकारी रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सवाल देखने को मिल सकता है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस मिलेट को, ये जो मिलेट हैं, जो भी इसमें जितनी भी वेराइटी ऑफ अनाज आते हैं, उनको श्री अन्न की को करके भी एक बार एड्रेस किया है, तो इनको श्री अन्न भी कहा जाता है। ठीक है, श्री अन्न मिलेट्स को। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फलों की फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 क्लीन प्लांट सेंटर की योजना बनाई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये क्लीन प्लांट सेंटर्स होते क्या हैं। 10 खोले जाने हैं, 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स लाए जाएंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि जो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें बागवानी वगैरह होती हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, फूल वगैरह उगाए जाते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जिन्हें सैपलिंग्स कहा जाता है, उनको या तो बाहर से मंगवाया जाता है या फिर प्रॉपर्ली कल्चर करना पड़ता है। तो उनके रख रखाव के लिए, उन पर कीड़े लगे, उनको बाहर से बार बार मंगवाते हैं तो वो खराब ना हो जाए, इसके लिए ये क्लीन प्लांट सेंटर्स हैं। ठीक है, और 10 ऐसे ओपन किए जाएंगे जिनमें सारी टेक्नोलॉजीज रहेंगी, हाईटेक रहेंगे, सारी सुविधाएं रहेंगी कि ये जो कुछ फ्रूट्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट हम बहुत कर सकते हैं या उनका पैदावार बहुत कर सकते हैं, डिमांड में बहुत हैं, तो उनको हेल्प करेंगे क्लीन प्लांट सेंटर्स उनके छोटे छोटे पौधों को पनपने में, और फिर उनकी बाद में बागवानी की जा सकती है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल आम भाषा में समझा दी। अब हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है फ्रूट क्रॉप्स के लिए, जैसे एप्पल, वॉलनट, आमंड, एवोकाडो, मैंगो, पोमेग्रेनेट यानी अनार एटसेट्रा, ऐसे कुछ फ्रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 2200 करोड़ का आउटले इस पर रखा गया है फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों के लिए 2200 करोड़ का आउटले इसके लिए रखा गया है 2030 तक, ये 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स को बनाने के लिए। ओके, तो ये क्या करेंगे, डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ओके, प्लांटिंग मटीरियल यानी जिनको आप प्लांट करने वाले हो। गॉट इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। और इसको जो खोला जाना है वो PPP मॉडल के तहत इसको फंड किया गया है, उसको बनाया जाएगा। सो दिस इज द मेन न्यूज़। आगे चलते हैं। SC रूलिंग ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड ECs, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, जो पूरा इलेक्शन की हमारी जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसको हेड करते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, यानी अपना एक फैसला सुनाया है। क्या फैसला है? अभी तक ये जो इलेक्शन कमीशन है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही होता था, उनकी चॉइस के हिसाब से होता था, और ऑपोजिशन का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा विरोध आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों, हमारा कुछ से ही नहीं है, या और किसी पार्टी का कोई से नहीं है, जो सरकार बोल दे उसी को आप इलेक्शन कमीशन में बिठा दोगे और हो सकता है वो आगे जाकर के फेवर करे। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब फाइनल एक रूलिंग आई है, क्योंकि बहुत सारे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हो रहे थे, 2 हो गए थे 2018 में। PIL के बाद सरकार ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। अब क्या नतीजा आया वो देखिए। इन्होंने कहा कि भाई अकेले सरकार नहीं चूज़ करेगी इलेक्शन कमीशन को, कौन लीड करेगा, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी कंप्राइजिंग। अब इन्होंने बोला कि जो अपॉइंटमेंट होगा ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन एक कमिटी के एडवाइस के बेसिस पे करेंगे। अब उस कमिटी के अंदर कौन कौन होने वाला है? सबसे पहली चीज़ प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जैसे अभी चंद्रचूड़ जी हैं, वो होंगे, अपोजिशन के लीडर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, पूरी एक कमेटी बनेगी, इनका जो भी रिकमेंडेशन होगा और फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे। इस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो भी CEC और EC हैं वो डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। और ये जो फैसला सुनाया गया है, इस बेंच को हेड किया जस्टिस KM जोसेफ ने,
KM जोसेफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कम लोग नहीं रहेंगे भाई, जोश बना रहना चाहिए कि कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे, तो कम से KM एक छोटा सा हिंट हो सकता है आपको याद रखने के लिए। आगे चलते हैं। NTPC कमीशन इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर। अब इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यूजुअली आप वन लाइनर से काम चला सकते हो। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग 2-3 पॉइंट्स हम फटाफट देख लेंगे। सो NTPC ने कमीशन किया यानी चालू किया है, स्टार्ट किया है इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर। अब ये एयर कूल्ड है, अभी तक हम जो यूज़ करते थे वो वाटर कूल्ड कंडेंसर्स होते थे, तो एयर कूल्ड कंडेंसर लाने के बाद में अब पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। मेन इतनी बातें। कहाँ पे शुरू हुआ है? नॉर्थ कनकपुरा झारखंड के अंदर जो थर्मल प्लांट है NTPC का, वहाँ पे इसको शुरू किया गया है। ओके, और NTPC की अगर हम बात करें 24% कंट्री की जो डिमांड है एनर्जी की, वो NTPC के थ्रू ही मीट हो रही है, अलग अलग एरियाज के थ्रू। UIDAI लॉन्च 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। UIDAI क्या है भाई? ये जो हमारा आधार कार्ड है वो UIDAI ने ही बना करके दिया है, और उसका फुल फॉर्म देख लो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब इन्होंने 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दिया है। एक तो हमारा फिंगरप्रिंट होता ही था, राइट। अब इसके अलावा फिंगर मिन्यूशिया भी स्टार्ट किया जाएगा, यानी हमारी जो फिंगर में जो लाइंस होती हैं ना, उनको भी बहुत माइन्यूटली स्टडी करना, अलग अलग लाइन के बीच में गैप कैसा है, कौन सी लाइन कैसी है, नहीं है, तो और फर्दर एक स्टेप डाल दिया गया है ताकि कोई भी आपकी फिंगरप्रिंट यूज़ करके या ये बता करके अच्छा दिस इज़ माई फिंगरप्रिंट ओनली, ये गड़बड़ हो गई है, चेक नहीं हुआ ढंग से, और फ्रॉडलेंस ना कर सके, मिसयूज़ किसी भी तरह से न किया जा सके। तो जनरली अगर हम बात करें, ये तो हो गई न्यूज़ कि UIDAI ने 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दिया है। इसी से रिलेटेड अब एक पॉइंट आ जाता है कि जनरली जो ऑथेंटिकेशन है वो 4 लेयर से किया जा सकता है। तो कितने लेयर होती हैं, या आप में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि पोजेशन या लोकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, रफ आइडिया ले लो, नहीं भी पूछा जाएगा, यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग। नॉलेज बेस्ड कि भाई पासवर्ड डाल दो, सिक्योरिटी कोड डाल दो, इस तरह से। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि भाई आप ही हो वो इंसान जो लॉगिन कर रहे हो या जिसकी पहचान की जा रही है। बायोमेट्रिक होते हैं जिसमें फिंगरप्रिंटिंग आ जाती है, रेटिना स्कैनिंग हो जाती है आईज से एट्सेट्रा, या फेस स्कैनिंग हो जाती है। लोकेशन बेस्ड होता है, कई बार हमारे पास प्रॉम्प्ट आता है ना, सो एंड सो पर्सन ने उस लोकेशन से लॉगिन किया है, सो ये वो हो जाएगा। और पोजेशन कि अगर आपके पास कार्ड या की कुछ है, जैसे ATM कार्ड वगैरह होता है, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जब पिन्स वगैरह आती है। सो ये सारे तरीके होते हैं ऑथेंटिकेशन के। UIDAI ने 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन स्टार्ट किया है। अब ये UIDAI के बारे में आपको ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, यानी इसके बारे में और जानना है, ये बॉडी क्या है, इसके मेन एम क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स हैं तो उसमें आपको मिल ही जाएगा, हैंड नोट्स भी बना सकते हो इफ यू नीड। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नाडा एंड NCERT टाई अप टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन, यानी कि नाडा और NCERT ने मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। अब देखिए NCERT क्या करता है, सिलेबस बनाता है ना। नाडा कौन है? नाडा इज व्हाट? दिस इज एंटी डोपिंग, बेसिकली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग वगैरह केसेस आ जाते हैं, तो बच्चों को शुरू से ही करिकुलम में ये सिखाना कि भाई एथिकल तरीके से स्पोर्ट्स खेलो, आपको डोपिंग वगैरह की चीज़ों में नहीं फंसना है। तो नाडा इसलिए NCERT के साथ उसने समझौता किया, अग्रीमेंट किया, और मिल करके फिर कुछ एक चैप्टर्स और कुछ एक बातें डाली गई हैं करिकुलम के अंदर। दैट इज इट, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है नाडा के बारे में, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग, फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुग्राम। अब हम हर महीने पढ़ते हैं कोई ना कोई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहीं ना कहीं होती रहती है अंडर G20। क्यों? क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है ना। तो एंटी करप्शन से रिलेटेड G20 की वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई? गुरुग्राम के अंदर हुई, ठीक है। सीधा एसोसिएशन है भाई, गुरुग्राम आप जानते ही हो, गुड़गांव भी आप इसको बोलते हो, वहाँ पे एंटी करप्शन से रिलेटेड हुआ। और इसको को चेयर किया, इंडिया ने तो चेयर किया ही, को चेयर किया है इटली ने। ओके, और इसी से रिलेटेड अब अगली मतलब मिली जुली देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं इटली की, उनका भी भारत दौरा रहा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली की? जॉर्जिया मेलोनी। अब देखिए, जैसे आप लोग पूछते हैं कि मैम सभी के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट याद रखना ज़रूरी है क्या सारे कंट्रीज़ के? नहीं। जो कंट्रीज न्यूज़ में बनी रही हैं उनकी करेंसी, उनके PM, उनके प्रेसिडेंट थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे अब इटली की प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में आ रही, तो ये आपके पूछे जाने के अगर चांसेस हुए तो इनके हो सकते हैं, राइट। XYZ एकदम से रैंडम उठा के कोई भी एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा करंट में से। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी, नंबर 1 पॉइंट ये। 2 दिन की विजिट उनकी इंडिया की रही, और इसी टाइम उन्होंने को चेयर भी कर लिया, ठीक है। और ये चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर के तौर पे रहीं, कहाँ पे? 8th रायसीना डायलॉग 2023 में।
अब यहाँ एक और न्यूज़ आ जाती है कि 8th रायसीना डायलॉग 2023 कहाँ हुआ। ओके, कहाँ हुआ? ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ और 2016 यानी 2016 से ये हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डायलॉग या आप कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन सारी चीज़ों के ऊपर और जियो इकोनॉमिक्स पर डिस्कस करते हैं, ऐसे मुद्दों पे जो कि क्रिटिकल हैं सभी देशों के लिए। ठीक है जी, तो किसने कौन कीनोट स्पीकर या कौन चीफ गेस्ट रहा 8th रायसीना डायलॉग के अंदर? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। ओके, और इंडिया और इटली के 75 ईयर्स ऑफ रिश्ते जो होते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी अभी पूरे हुए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये अब एकदम से हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में देखी गई। ठीक है, तो पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत कब हुई, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में आती है, एटसेट्रा। सो इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंडर में आती है। कब लॉन्च हुई? 2008 नवंबर के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अब देखो, जन औषधि यानी जेनरिक मेडिसिन वगैरह नहीं होती हैं, जो आम जनता, अच्छी दवाई, सस्ती दवाई, जन औषधि जिसे हम बोलते हैं, सो उससे रिलेटेड ये है। इसको 2008 के अंदर लॉन्च किया गया और अभी ये न्यूज़ में रही क्योंकि ये कहा गया, सरकार ने जब लोकसभा के अंदर बातचीत वगैरह हो रही थी तो उसके अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की कि 9082 जन औषधि केंद्र सेटअप कर दिए गए हैं एज ऑन जनवरी 31, 2023। तो काफ़ी सारे जन औषधि केंद्र लगाए जा रहे हैं जहाँ पे आप सस्ती अच्छी दवाइयाँ ले सकते हो और इसलिए न्यूज़ में आया वापस। ठीक है जी, अफोर्डेबल मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की जो सभी ले सकते हो। समर्थ स्कीम, जो आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन में पूछा गया। सो समर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर भी कहा जाता है समर्थ स्कीम को। और इसका मेन काम क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको जॉब्स या फिर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना, उनको समर्थ बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समर्थ बनाना। ठीक है, और अब ये न्यूज़ में रही कि भाई ये मार्च 2024 तक एक्सटेंड हो गई है। सो ये चलती रहती है ऑन एंड ऑफ तरीके से। अब इसको मार्च 24 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इनिशियली, चलो मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताइए इसकी इनिशियल लॉन्च डेट कब की थी? यानी कि ये जो समर्थ स्कीम है इसको लॉन्च कौन से साल में, नॉट डेट रादर, आप सिर्फ मुझे ईयर बताएं कब किया गया था। ठीक है, और जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि चाह रही है कि इसको $250 बिलियन वर्थ का बना देना बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, यानी 2030 तक। और अभी जो ये है ये 150 या 155 बिलियन की वर्थ का पूरी इंडस्ट्री है। फाइन, तो समर्थ टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। नो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विदाउट HUID फ्रॉम April 1, यानी कि 1 अप्रैल से HUID के बिना सोने के आभूषणों की बिक्री नहीं होगी। ये हुई न्यूज़। आपसे क्या पूछा जा सकता है, भाई ये HUID क्या है, या इसमें कितने डिजिट का या कितना अल्फान्यूमेरिक का कोड होता है, ये क्या होता है, ठीक है, कौन इशू करता है, तो यही सारी बातें हमें पढ़नी है। HUID का फुल फॉर्म, पहली बात, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जब भी मम्मी लोग कुछ सोने का आइटम खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क का ही सोना दीजिएगा, ये बात की जाती है। आजकल बहुत प्रमोट भी किया जा रहा है। तो उस हॉलमार्क में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। कितने डिजिट का होता है HUID? 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक, यानी उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। ठीक है जी। और अब अगर आप बात करेंगे तो ये वो जो भी सोने का एलिमेंट है या आइटम है उसकी प्योरिटी दर्शाता है। और इसके अंदर एक BIS लोगो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये लोगो होता है उसका। उसके अलावा प्योरिटी ऑफ गोल्ड दर्शाता हुआ एक तरह का कोड दिया हुआ होता है जिससे बताया जाता है कि भाई ये 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, 18 कैरेट का गोल्ड है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो 22K 916, तो ये 916 दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। अभी मैं बताऊंगी 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 91.6% उसमें गोल्ड होता है, बाकी उसमें मिलावट होती है क्योंकि सोना बहुत सॉफ्ट होता है, उसको मिला करके ही आभूषण बनाए जा सकते हैं, ज्वेलरी बनाई जा सकती है। और ये 6 ये सैम्पल है इसलिए AAA लिखा हुआ है। 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, ये सब मिल करके आपके प्रॉपर हॉलमार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए। एंड सो BIS हॉलमार्क जो है उसमें 3 कंपोनेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। BIS लोगो होता है, सिंबल होता है जो कि प्योरिटी बताता है, और HUID होता है। HUID जो है ये पूरी चीज़ को हॉलमार्क हमने कहा। HUID सिर्फ ये जो अल्फा न्यूमेरिक
कोड होगा उसको HUID कहा जाता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और इसको कौन स्टैम्प करता है? एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स जो होते हैं ना, वो इसको लिख करके देते हैं। जिन्होंने हॉलमार्किंग की है, जिन्होंने जांचा है कि अच्छा भाई हाँ ये सही है, वो अपना पूरा नंबर लगा के देते हैं। सो हॉलमार्किंग बेसिकली बताता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड को। जैसे अगर आप 916 मार्क बोलोगे तो ये बताता है कि भाई 22 कैरेट सोना है ये, यानी 91.6% इसमें गोल्ड है, रेस्ट इसमें मिलावट है। अलॉयज मिलाए जाते हैं, कॉपर मिला दिया जाता है, कुछ मिला दिया जाता है। और इंडिया के अंदर 24 कैरेट गोल्ड से लेकर के और 14 कैरेट गोल्ड तक को हॉलमार्क किया जाता है। इससे नीचे वाले कैरेट्स को हॉलमार्क नहीं किया जाता है। और बाहर के देशों की अगर आप बात करें तो और लोअर पे भी हॉलमार्किंग होती है। चलो यहीं पे मुझे बताओ आप, 23 कैरेट गोल्ड जो है उसके अंदर गोल्ड प्योरिटी कितनी है? जैसे 22 कैरेट में 916 मार्क होता है ना, 91.6% प्योरिटी होती है, तो 23 कैरेट गोल्ड के लिए क्या मार्क है? ओके चलिए बताइए। 24 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें ना, 99.9% प्योर गोल्ड होता है, 0.1% की इसमें मिलावट होती है। 18 कैरेट के अंदर 75 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए, India proposes to launch global alliance for big cats with an investment of $100 million US. So भारत बड़ी बिल्लियों के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू करेगा, अभी प्रपोज कर रहा है ये 100 मिलियन के निवेश के साथ में। सो अगेन जो भी बिग कैट्स होती हैं जैसे कि टाइगर्स, लायन, चीतास, देन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर्स, सो इन जितनी भी बड़ी कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, उनके लिए ग्लोबल अलायंस बनाने के लिए भारत ने प्रपोज किया। और ये भी कहा है कि भाई ठीक है, हम शुरुआत करेंगे $100 मिलियन US इसमें इन्वेस्ट करने के साथ में, बिकॉज इनको बचाना ज़रूरी है। और इंडिया के पास भी बहुत सारे अंदर भी बहुत सारे बिग कैट्स पाए जाते हैं। सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ये किसने प्रपोज किया है? इंडिया ने प्रपोज किया है। ओके और 97 कंट्रीज, अगर ये शुरू होगा तो 97 कंट्रीज़ कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे ये सारी बिग कैट्स पाई जाती हैं। एंड ये जो हम इन्वेस्टमेंट प्रपोज कर रहे हैं ये ओवर 5 ईयर्स तक के लिए कर रहे हैं कि IBCA को हम सपोर्ट कर देंगे। एक बार शुरू करते हैं, आप भी अपना साथ दीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। इस तरह से इंडिया ने प्रपोज किया है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेंट्रल एशिया JW ग्रुप, एक सेकेंड, सो जॉइंट वर्किंग ग्रुप, JW ग्रुप का मतलब है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन इंडिया। तो पहली मीटिंग इंडिया और सेंट्रल एशिया के जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, ठीक है, सेंट्रल एशिया का जो भी है और इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग ऑन अफगानिस्तान कहाँ हुई? सवाल आएगा तो इस तरह से आएगा, कहाँ हुई भाई? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। किसने पार्टिसिपेट किया? सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो स्पेशल ऑफिसर्स, एक तो इंडिया तो हो ही गया, उसके अलावा सेंट्रल एशिया की अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब साथ में आए और डिस्कस किया कि भाई किस तरह से अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका इंपैक्ट हम पे क्या हो सकता है और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको बस इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि पहली मीटिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की इंडिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की न्यू दिल्ली के अंदर रखी गई और इन सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। करंट सिचुएशन को डिस्कशन में रखा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया CEA रेगुलेशंस, CEA ने रेगुलेशंस लगाए हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो जहाँ पे भी रहती है वहाँ पे आपको कुछ एक सेटअप करने रहेंगे रिलेटिंग टू जो हमारी बिजली के तार वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अब वो हम देख लेते हैं। CEA इज़ व्हाट? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बोला है कि भाई क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है और पिछले 50 सालों में इसकी आबादी बहुत तेज़ी से कम हुई है, तो ये करंट खा करके नहीं मरनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो उसके लिए क्या किया है? ड्राफ्ट तैयार किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया रेगुलेशंस 2023। ये पूरा इन्होंने जो एक्ट है उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत इन्होंने ये बोला है कि 33 किलोवाट तक की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है ना वो अंडरग्राउंड डाल दीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हाइट पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं रहनी चाहिए, या तो अंडरग्राउंड कर दीजिए, 33 किलोवाट तक की बिजली की लाइन है। अगर इससे ऊपर के पावर वाली हैं तो आप उनको ओवरहेड कर दीजिए, यानी इतना ऊपर बनाइए कि जो बर्ड है वो इसके टच में ना आ पाए और उसकी डेथ ना हो इसके चक्कर में। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड ये कुछ ट्रिविया है। कहाँ की स्टेट बर्ड है? ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, इसको गोडावन भी कहा जाता है और इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। मेनली राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में थोड़ी संख्याओं में है। IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, ग्रासलैंड स्पीशीज़ है ये।
सेंटर लॉन्चेस एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। सेंटर ने लॉन्च की है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लीन स्कीम, LEAN। अब ये लीन जो स्कीम है ये बेसिकली जापान से कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ उनके प्रोसेसेस हैं, नॉट टेक्निक्स रादर, उनके कुछ वर्क प्रोसेसेस हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए इसको बनाया गया है कि जितनी भी हमारी MSME हैं यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, लघु उद्योग हो गए या फिर जो माइक्रो और मीडियम लेवल के हो गए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ काम कर सकें और वो ग्रोथ उतनी ही हासिल कर सकें। तो अपने वेस्टेज को कट डाउन करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करें, अपने प्रोसेसेस को एनहांस करें, इनके लिए लीन स्कीम लाई गई है। ठीक है, और इसको नारायण तातुराने जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। एम क्या है, लाइक आई टोल्ड यू, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी MSMEs के अंदर आनी चाहिए। हम जो भी बना रहे हैं वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट से कम्पीट करना चाहिए, उनके प्राइसेस से कम्पीट कर पाना चाहिए, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से कम्पीट कर पाना चाहिए। सो इसमें क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, इनको बढ़ाने के लिए और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर बनने के लिए हम स्ट्राइव कर रहे हैं। तो आप देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स क्या हैं, जैसे कि 5S, ये सब जापानीज़ टूल्स हैं। मैनेजमेंट के अंदर इन्हीं का मेंशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, काइजन, कानबान, विजुअल वर्कशॉप, पोका योका एट्सेट्रा, इन सबको लेकर के आना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो, वेस्टेजेस कम हो, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो एट्सेट्रा। तो अब दो एक टर्म का हम मीनिंग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया, एक तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, वेस्टेज कम करो। काइजन एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर या गुड चेंज, ऐसी चीज़ें लेकर के आओ जिससे इंप्रूवमेंट आएगा। देन कानबान की अगर हम बात करें तो ये भी एक वर्क फ्लो मैनेजमेंट है कि आप किस तरह से अपने प्रोसेसेस को डिफाइन और मैनेज करोगे कि स्मूथ वर्क हो सके, सर्विसेज बेटर जा सके, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीन स्कीम। और इसके तहत सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देगी, 90% इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट और कंसल्टेंसी फ़ी जो है इनिशियल सपोर्ट के तौर पे गवर्नमेंट सेंटर प्रोवाइड करेगा। नोडल एजेंसी इसकी रहने वाली है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मीट। अब ये देखो, SCO के सुप्रीम कोर्ट के CJs जो होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, उनकी मीटिंग हुई। कहाँ हुई? न्यू दिल्ली के अंदर हुई। कौन सा एडिशन था? 18th मीटिंग ये थी, 18वां संस्करण था। और किसकी प्रेसिडेंसी में हुई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंसी में, राइट। कौन है वो? DY चंद्रचूड़ जी हैं। क्यों हुई है? कि जितने भी ग्लोबल लेवल के चीफ जस्टिस हैं वो आपस में आएँ, ताकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ग्लोबल लेवल पे, जो भी SCO के देश हैं उनका, वो आपस में कोऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो फॉस्टर इफेक्टिव जुडिशियल कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, राइट। और SCO इंडिया ने क्यों होस्ट किया भाई? क्यों किया? बिकॉज हमारी अभी प्रेसिडेंटशिप चल रही है। सो इंडिया होस्टेड SCO। इसी के अलावा हमने टूरिस्ट मिनिस्टर्स मीटिंग भी होस्ट की, ओके। और ये कहाँ हुई? काशी के अंदर हुई, जिसको SCO का पहला कल्चरल कैपिटल भी कहा गया, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूँ से एक ही जगह डाल दी गई हैं। इंडिया विल ऑल्सो होस्ट SCO फूड फेस्टिवल, शुरू भी हो गया SCO फूड फेस्टिवल मुंबई के अंदर, 13 to 19 अप्रैल चल रहा है। सो बस इंडिया करंट चेयर है SCO का, और इसलिए ये सारी चीज़ें हम होस्ट कर रहे हैं। ये ट्रिविया है SCO से रिलेटेड, जो भी आप देखना चाहें यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब एक और योजना है, एक और स्कीम है, उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नई स्कीम नहीं है, लेकिन न्यूज़ में देखी गई है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। कोई न्यू स्कीम लॉन्च हुई है या फिर कोई पुरानी स्कीम न्यूज़ में वापस आई है, तो हमें दोनों पढ़नी है। न्यूज़ में रही कि भाई अकॉर्डिंग टू मुद्रा पोर्टल 27 जनवरी 2023 तक मोर देन 38.58 करोड़ लोन्स जो हैं वो दिए गए स्कीम की शुरुआत से अभी तक। तो सरकार डेटा लॉन्च करती है ना कि भाई हमने ये स्कीम लॉन्च की थी तो आज तक हमने कितना लोन दिया है या कितना बेनिफिट प्रोवाइड किया है, तो उसके तहत ये न्यूज़ में आई थी 38.58 करोड़ का लोन दे दिया गया है। अब हमें पढ़ना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या, कब शुरू हुई है, किस लिए होती है। सो 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। जो भी पढ़े लिखे लेकिन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, है ना, जो कि एजुकेटेड हैं बट स्मॉल माइक्रो लेवल से अभी शुरू कर रहे हैं, उनको लोन फैसिलिटीज़ देने के लिए बनाई गई है और अप टू 10 लाख तक का लोन इसके तहत मिल जाता है। सो इट क्रेडिट्स अप टू 10 लाख का स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है, यंग एजुकेटेड या स्किल्ड वर्कर्स को, राइट। और इसमें भी 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है कि जो आपका स्टार्टअप है या जो आपका जो भी वेंचर है वो किस स्टेज ऑफ ग्रोथ पे है। तो अगर
बिल्कुल शिशु यानी स्टार्ट ही कर रहे हो, नेसेंट स्टेज है तो 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर यानी कि थोड़ा ग्रो कर चुका है तो 50,000 से 5 लाख तक का। और तरुण यानी एकदम मैच्योर हो रहा है, अब आपको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है तो 5 लाख से 10 लाख तक का आपको मिलता है, राइट। और ये डायरेक्टली सरकार ना दे करके कैसे करती है, थ्रू बैंक्स करेगी, NBFCs के थ्रू करेगी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करेगी, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू करेगी, एट्सेट्रा, राइट। ओके, सुंदरजा मैंगो ऑफ रीवा एंड गजक ऑफ मोरेना गॉट GI टैग। सो पिछले वीडियो में जब हम स्टेट न्यूज़ साइंस टेक और डिफेंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको जाते जाते एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन दिया था कि जो सुंदरजा मैंगो है इसको कहाँ से GI टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो इसको मिला है रीवा ऑफ मध्य प्रदेश। कई बच्चों ने रीवा तो लिखा है पर स्टेट कुछ और लिख दिया, कई ने नहीं, कुछ एक नहीं लिखा है। सो गोविंदगढ़ टाउन जो है रीवा डिस्ट्रिक्ट का, मध्य प्रदेश का, वहाँ से खास तौर पे ये बिलोंग करते हैं सुंदरजा आम। और ये फाइबर फ्री है और इनका इस तरह की मिठास है कि कहा जाता है कि शुगर पेशेंट्स भी इसको खा सकते हैं। रही बात मोरेना की गजक की, तो मोरेना की जो गजक है वो गुड़ और तिल, सेसमे सीड्स एंड जैगरी से मिलकर के बनी है और इसको भी GI टैग मिला है मोरेना से। GI टैग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मिला है हाल ही में और उसके लिए एक स्पेशल अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तो आप जो भी करंट अफेयर्स में, हालांकि सब कुछ करंट अफेयर्स में हम डाल देते हैं जो भी नए नए GI टैग आ रहे हैं, बट एक अलग से स्पेशल वीडियोस के लिए ले आएंगे जल्दी, बिकॉज अभी डेली बेसिस पे और भी आ रहे हैं GI टैग। सो वी आर जस्ट वेटिंग, द प्रोसेस थोड़ा रुक जाए तब लेकर के आएंगे। GI टैग क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है कि कोई प्रोडक्ट कौन सी जोग्राफी से बिलोंग करता है ना। जैसे मेहंदी होती है, सोजत की मेहंदी ही जानी जाती है, कोल्हापुरी चप्पल एक पर्टिकुलर जगह की जानी जाती है, शॉल एक पर्टिकुलर जगह की बहुत फेमस होती है, तो उस जगह के लिए GI टैग दे दिया जाता है कि आप सेम प्रोडक्ट के लिए ये नाम कोई और अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि हमने बात की अभी सुंदरजा आम, तो सिर्फ यहीं पे रीवा डिस्ट्रिक्ट के आम को ही सुंदरजा आम का आप टैग दे सकते हो, कहीं और उगे हुए आम को आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपका GI टैग बन जाता है। और सबसे पहले जो GI टैग था वो मिला था दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल की जो है, उसको 2004 के अंदर, राइट। और ये कौन इशू करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये टैग्स इशू करती है। हर 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, फिर आपको रिन्यू कराने पड़ते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट में खासियत है और उसकी ज्योग्राफी की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से अगर वो खासियत है तो GI टैग उसको मिल सकता है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है, लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है जी। आगे चले, नागरी दुबराज गॉट GI टैग। सो नागरी दुबराज है क्या, पूछ लिया जा सकता है। ये चावल है, धान, पैडी जिसे हम बोलते हैं, है ना। सो नागरी दुबराज वैरायटी जो है वो नागरी पैडी, धमतरी डेवलपमेंट ब्लॉक, छत्तीसगढ़ से इसको GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ से दूसरा पैडी है यानी चावल है जिसको GI टैग मिला है। पैडी यानी चावल, राइस है ये, राइट। और नागरी दुबराज के पहले किसको मिला था, तो उसके पहले जीरा फूल, जीरा फूल भी चावल है और उसको यहाँ से GI टैग मिल चुका है छत्तीसगढ़ से। जो नागरी दुबराज है इसको बासमती भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, बिकॉज इसमें बहुत खुशबू होती है, अरोमा होती है। चलें आगे, कांगड़ा टी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गेट्स यूरोपियन GI टैग। अब ये ध्यान रखिएगा, यूरोपियन GI टैग मिला है कांगड़ा टी को। कांगड़ा टी जो हिमाचल प्रदेश से है उसको इंडिया में पहले ही GI टैग मिल चुका है, अब उन्होंने हिमाचल प्रदेश का GI टैग लिया है। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए GI टैग लिया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब ये यूरोपियन कंट्री की है क्या, नहीं, वहाँ इनको GI टैग मिला है कि हाँ भाई ऑथेंटिक आप हिमाचल के ही हो, अब आप यहाँ आके अपना सेल कर सकते हो, अपना बिजनेस बना सकते हो, तो वहाँ भी एज अ ब्रांड आप इस्टेब्लिश हो सकते हो। समझ में आया। जैसे हम जब GI टैग इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमारी रजिस्ट्री सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स की नहीं होती है, जापान के भी कुछ प्रोडक्ट्स GI टैग्ड हैं, भारत के दूसरे देशों के भी GI टैग्ड हैं। मतलब हमने रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल लोकेशन का है और अब हम हमारे यहाँ पे भी उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस GI टैग के साथ में, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। तो कांगड़ा टी जो है हिमाचल प्रदेश की, उसको यूरोपियन GI टैग मिला है। इससे क्या होगा, इस प्रोडक्ट की सेल यूरोपियन मार्केट में होगी और अच्छी ब्रांडिंग के साथ होगी कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक कांगड़ा चाय है हिमाचल प्रदेश की, और लोग खरीदेंगे, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो है इसको 2005 के अंदर GI टैग मिल चुका था। ये अपनी खुशबू और फ्लेवर के लिए जानी जाती है। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 1275 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब ये इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं 1275 रेलवे स्टेशन। अब इनको डेवलप किया जाएगा हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, इनमें सारी फैसिलिटीज़ दी जाने वाली हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट होगा इनका
रेलवे मिनिस्टर अश्विनी यादव हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, उसको दिसंबर 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था कि हम भाई डेवलप करेंगे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ रेलवे स्टेशन। इंडियाज़ बुलेट ट्रेन टू रन बाय अगस्त 2026, रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी जो बहुत अच्छी स्पीड से जाएगी अप टू 350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, वो 2026 अगस्त तक उतरने की तैयारी में है। ओके, और ये सबसे पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई रवाना होगी। ऑलमोस्ट 508 किलोमीटर का पूरा रूट ये तय करेगी। सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया की ट्रिपल हुई है लास्ट 5 सालों में, ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर RK सिंह जी ने इन्फॉर्म किया। ठीक है, सो कई बार आंसर राइटिंग के अंदर ये चीज़ें हेल्प करती हैं, और कई बार अगर एग्जामिनर को बहुत डीप में कूद करके कुछ पूछना होगा तो जैसे स्टेट या सिविल एग्जामिनेशन में तो पार्टिकुलरली पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है वो पिछले 5 सालों में या अभी कितनी है या टारगेट कितना है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में रख सकते हैं हम। 5 सालों के अंदर ट्रिपल हुई है। तो अब देखिएगा कि 21,651 मेगावाट से 64,380 मेगावाट हुई है। 197% का जंप इन्होंने पिछले 5 सालों में लिया है। हमारा जो टारगेट है वो है 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसमें अराउंड 270 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है। ये हमारे 2030 तक का टारगेट है। 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी नॉन रीन्यूएबल, नहीं रीन्यूएबल यानी जिनको बार बार यूज़ किया जा सकता है, उस एनर्जी से प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, जिसमें 270 गीगावाट हम सिर्फ और सिर्फ सोलर कैपेसिटी से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो टारगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया अलाउज फॉरेन लॉयर्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरह की प्रैक्टिस। ठीक है, सो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने नोटिफाई किया है रूल्स फॉर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022। इसके तहत जो फॉरेन लॉयर्स हैं, फॉरेन लॉज फर्म्स हैं, वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनीज और कॉरपोरेट से रिलेटेड ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कोर्ट में आकर के अपीयर नहीं हो सकते, यानी कि वो कागज़ों में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सजेशन दे सकते हैं, वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं, वो मर्जर्स एक्विजिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट्सेट्रा, पर कोर्ट में आके केसेस नहीं लड़ सकते हैं अभी फॉरेन लॉ फर्म्स और लॉयर्स। समझ गए ये चीज़? समझिएगा इसको। नॉन लिटिगियस मैटर्स के अंदर और रेसिप्रोकल बेसिस पे, यानी हम भी फिर उनके वहाँ जा कर के सेम दखलंदाजी देंगे लॉ में जितनी वो हमारे यहाँ देने के लिए परमिटेड है। सो नॉन लिटिगियस मैटर्स का मतलब होता है कि वो अपीयर नहीं हो सकते कोर्ट में, लेकिन एडवाइस कर सकते हैं फॉरेन लॉ के हिसाब से, या फिर कि भाई कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन जो भी हुए हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, मर्जर्स हैं, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं कि भाई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया एट्सेट्रा, कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहे हैं इंटरनेशनल मर्जर्स वगैरह में, तो वहाँ अपनी लॉज और अपने सलाह और सजेशन दे सकते हैं यहाँ के क्लाइंट्स को, लेकिन दे कैन नॉट कम इनटू लिटिगियस मैटर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा करने से क्या होगा ना, थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग होता है बाहर की कंपनीज का कि ठीक है हम आकर के यहाँ अपना सुझाव वगैरह दे सकते हैं। सो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और थोड़ा इस्टेब्लिश होते हैं। लाइटनिंग में भी डिक्लेयर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर बी डिक्लेयर्ड। सो कई राज्यों की मांग है कि जो आकाशीय बिजली होती है, जो बिजली चमकती है, गिरती है ना, बिजली गिर गई, इतने लोग मर गए, उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए, नेचुरल डिजास्टर घोषित किया जाए। अब आप सोचेंगे भाई घोषित करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड आता है पिक्चर में, और इस फंड का 75% सेंटर की तरफ से आता है। ठीक है, तो वापस से उसको ठीक करने के लिए, जैसे बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, तो उसके अंदर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड आता है काम में, और इसका 75% कहाँ से आता है? इस फंड का सेंटर से आता है, 25% स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर बिजली से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बिजली गिरने से, तो स्टेट की डिमांड आती है कि भाई इसको भी आप नेचुरल डिजास्टर में काउंट कीजिए ताकि हमें फंड मिले, इसको भी, इससे भी जो हानि हुई है जान माल की उसको भी हम कॉम्पनसेट कर सकें या दे सकें। तो फ्यू स्टेट से इन्होंने डिमांड किया है, क्योंकि डेथ कॉज्ड बाय इट सरपास एनी अदर डिजास्टर, यानी जितनी मौतें बाकी डिजास्टर से नहीं होती, नेचुरल डिजास्टर से, उतनी बिजली गिरने से हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा बिजली गिरने के अभी जो केसेस हैं वो मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड किए गए हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एट्सेट्रा, राइट। और साल में 2500 से ज़्यादा लोग, 2500 से भी ज़्यादा लाइव्स लाइटनिंग की वजह से क्लेम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए।
गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल इन लोकसभा टू स्ट्रेंथन ट्राई सर्विसेज कमांडर्स पावर्स, यानी कि सरकार ने तीनों सेनाओं के कमांडरों की शक्तियों को मजबूत करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया है। राइट, तीनों सर्विसेज यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनके जो कमांडर्स हैं, जो हेड्स हैं, उनके लिए कौन सा बिल है भाई वो देख लीजिए, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल 2023, ताकि जो उनके सर्विसेज हैं उनके अंडर में जो आती हैं उनमें डिसिप्लिन और उनमें परफॉर्मेंस वगैरह वो सब बढ़ा सके, उनको इतनी पावर्स एंड ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट हैं, इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स। अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर्स बने, तो जो भी बनेंगे, तो फॉर्मर जो अग्निवीर्स निकलेंगे उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CISF और BSF के अंदर 10% रिजर्वेशन घोषित किया है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है CISF और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उनमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा फॉर्मर अग्निवीर्स को। ठीक है, और अग्निवीर के बारे में अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट के लिए आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपको जाना है, रिक्रूट होना है, तो अग्निपथ स्कीम लाई गई थी कि आप इसमें अपना क्लियर कीजिए और 4 साल आप इसमें सर्विसेज दीजिए। उसमें से फिर 25% जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको परमानेंटली फिर रखा जाएगा और बाकियों को वापस सोसाइटी में जाना है, और आप बहुत ग्रूम तरीके से वापस पहुंचोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहेंगे, बिकॉज आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, जज्बा होगा, आपने एक फ्लेवर ले लिया है आर्म्ड फोर्सेस का। सो उन्हीं अग्निवीर के लिए अब 10% रिजर्वेशन का भी प्रोविजन आया है। ठीक है, 5th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने 5th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया है। पोषण पखवाड़ा क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, किस अच्छा खाना खाने की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। और इस बार का थीम क्या रहा, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, ये थीम रही है, इस पे ध्यान देंगे। और ये जो पोषण अभियान था पूरा वो चालू किया गया था 2018 के अंदर, और उसी के तहत पोषण पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5th एडिशन रहा। गवर्नमेंट अनाउंस द साइट्स फॉर सेटिंग अप 7 PM मित्र पार्क्स। अगर आपको याद हो PM मित्र पार्क्स क्या थे, जिसमें हमने बात की थी कि PM मित्र पार्क्स खोले जाएंगे और जो भी हमारा टेक्सटाइल है, जो भी हम बनाते हैं, उनको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जाएगा। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ वर्ल्ड क्लास दिए जाएंगे इन मित्र पार्क्स के अंदर, PM मित्र पार्क्स के अंदर। तो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी हैं वो साइट्स जहाँ पे 7 PM मित्र पार्क्स खोले जाएंगे। तो कहाँ पर ये मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनने हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP, महाराष्ट्र। ठीक है, मैप पे फटाफट देख लोगे, याद हो जाएंगे। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिल, तेलंगाना हो गया, देन UP, MP, महाराष्ट्र, ये हो गए, और गुजरात ऑफ कोर्स। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ये PM मित्र है, इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है। और 5F पे बेस्ड इन PM मित्र पार्क्स जो खुलेंगे उनकी विजन रखी गई है। 5Fs क्या हैं? 5Fs हैं आपके फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, यानी फार्म से लेकर के फॉरेन तक पहुंचाने का पूरा कवायद, जो भी पूरा प्रोसेस है, स्मूथली इन PM मित्र पार्क्स के अंदर किया जाना है। ठीक है, और इसके अंदर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर। इंडिया पोस्ट पार्टनर्ड विद शिप रॉकेट टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड MSME। जो मैंने आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन में पूछा था एक सवाल, दूसरा सवाल वो ये है कि इंडिया पोस्ट ने किसके साथ पार्टनर किया है टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड MSMEs। तो शिप रॉकेट डिलीवरी कंपनी है और उसके साथ में इंडिया पोस्ट ने पार्टनर किया है। क्यों किया होगा? क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी नहीं कर पाती हैं जितनी भी डिलीवरी सर्विसेज है। इंडिया पोस्ट की जहाँ तक पहुँच है ना, किसी कुरियर कंपनी की, किसी डिलीवरी कंपनी की नहीं है, और इसी रीज़न से इंडिया पोस्ट ने शिप रॉकेट के साथ में हाथ मिलाया। शिप रॉकेट के 3 लाख स्ट्रॉन्ग सेलर बेस है, क्योंकि अब इंडिया पोस्ट को भी और बिजनेस बढ़ाना है, शिप रॉकेट को भी मदद चाहिए। तो जब कभी भी अग्रीमेंट्स होते हैं, साथ आते हैं 2 पार्टीज, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा होता है। तो स्टार्टअप्स, बहुत सारे जो यंग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो शिप रॉकेट के थ्रू अपना माल सप्लाई करते हैं, और अब इंडिया पोस्ट के जुड़ जाने से लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। देन विच इंडियन कंपनी गॉट
इंडियाज़ फर्स्ट BIS लाइसेंस टू मेक फायर रेजिस्टेंट स्टील, यानी कि किस भारतीय कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आग प्रतिरोधी स्टील यानी कि फायर से रेजिस्टेंट रहेगा ये स्टील। अगर 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है तो 3 आवर्स तक इसके ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये जिंदल स्टील है जिसको ये BIS लाइसेंस मिला है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको लाइसेंस दिया है कि येस योर स्टील इज फायर प्रूफ स्टील। ओके, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया का पहला फायर रेजिस्टेंट स्टील। कहाँ पे? रायगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर अपने प्लांट के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और अभी तक इस ग्रेड की स्टील को हम इम्पोर्ट ही करते थे, बनता नहीं था। ये पहली बार है कि इंडिया के अंदर ये बनाया जाना है और इसका जो नाम रखा गया है BIS 15103 ग्रेड स्ट्रक्चर्ड स्टील मैन्युफैक्चर करेगा जिंदल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप AIS फॉर टैक्स पेयर्स। तो AIS ऐप कौन से विभाग ने लॉन्च किया है? सो ये लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और AIS का मेन एम क्या है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने टैक्स की या फिर जो TDS कट हुआ या जो रिफंड्स आए वो सारी इसी ऐप से ले सकते हैं। PM मोदी इनॉग्रेट्स न्यू ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। सो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है नया ITU एरिया ऑफिस। ITU क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है ना, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। तो उनका नया एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। ये जो ऑफिस है, ये जो ITU ऑफिस है, वो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को एनहांस करने का काम करने वाला है, ठीक है। ITU की अगर हम बात करें तो 1865 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जितनी भी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है कम्युनिकेशन नेटवर्क से उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, पुख्ता किया जा सके। कॉल बिफोर यू डिग, CBUD ऐप। कॉल बिफोर यू डिग, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे यहाँ रोड बन जाती है और फिर खुदाई होती है, फिर पाइप डाले जाते हैं, फिर खुदाई होती है, फिर उनको वापस से रोड बनाई जाती है। तो ये सब चलता ही रहता है और इस चक्कर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट होता है। हम भी सोचते ही हैं कि भाई क्यों बार बार नुकसान करते हो, सोचते ही है ना एज आम जनता। तो फाइनली अब सरकार ने भी सोचा है और एक ऐप आई है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इस ऐप को। इसको कहा गया है कॉल बिफोर यू डिग, कि कभी भी अगर खुदाई का काम किया जा रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो उन कंपनीज़ के साथ में एक बार कोऑर्डिनेशन हो जाएगा जिन्होंने वहाँ पे अगर कोई भी अंडरग्राउंड चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे केबल्स लगा रखे हैं व्हाट्सएवर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट नहीं होगा बार बार। क्योंकि हर साल 3000 करोड़ का लॉस इनकर किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज अनकोऑर्डिनेटेड अनप्लान्ड खुदाई के काम, ठीक है। सो टू प्रिवेंट डैमेज टू अंडरलाइंग असेट्स जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। बस इतनी बात है, चलें आगे। PM मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड TB समिट एट वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया वन वर्ल्ड TB समिट को, और ऑर्गेनाइज इसको किया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एंड स्टॉप TB पार्टनरशिप के साथ में किया गया। वर्ल्ड TB डे पे हर साल, नॉट हर साल, मतलब वर्ल्ड TB डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस जब पड़ता है जिसमें भगत सिंह, सदगुरु सुखदेव जी को शहादत मिली थी, उसी दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। हमने याद भी किया था और इस बार की थीम रही यस वी कैन एंड TB, ठीक है। और ये जो वन वर्ल्ड TB समिट रहा, इसमें काफ़ी सारे देशों के डेलीगेट्स भी आए थे, उन्होंने हिस्सा लिया था, 30 कंट्रीज़ के। गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ इन POK फॉर डिवोटीज। अमित शाह जी का, होम मिनिस्टर जी का कहना है कि भाई जैसे करतारपुर कॉरिडोर ओपन है ना, उसी तरह से हम ट्राई करेंगे कि कॉरिडोर टू शारदा पीठ भी ओपन किया जाए। ये POK एरिया में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, LOC के एरिया में आता है ये, लेकिन कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे भी इसको यहाँ तक जाने के लिए भी डिवोटीज़ के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ओपन करवाया जा सके। बातचीत करेंगे, ओके। शारदा पीठ के बारे में इसलिए पढ़ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं बिकॉज न्यूज़ में इसका मेंशन आया है। तो ये एक अबैंडन्ड हिंदू टेम्पल और एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह जाना जाता है कि भाई शारदा पीठ जो है वो एक तो हिंदुओं का धर्म स्थल रहा है और धार्मिक आस्था रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग हुई थी, लर्निंग सेंटर के तौर पे है। नीलम वैली में लोकेटेड है, POK में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, LOC के पास में ये पड़ता है, ठीक है। और 6th और 12th सेंचुरी CE के अराउंड फोरमोस्ट लर्निंग सेंटर्स, हायर लर्निंग जो होती है जैसे हायर एजुकेशन हम बोलते हैं, हायर लर्निंग के सेंटर्स के तौर पे इस्टेब्लिश था और काफ़ी
विद्वान व्यक्ति जैसे कल्हान, आदि शंकरा, वो सब यहाँ पे अपनी लर्निंग को उन्होंने यहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो यहाँ से जुड़े हुए रहे हैं। कैबिनेट अप्रूव्स 4% हाइक इन डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि कैबिनेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी देता है। पता नहीं कुछ हिंदी में गड़बड़ जाए, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ कि जो केंद्र सरकार है उसने उसके एम्प्लॉयज़ को कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4% DA बढ़ा करके देने का। DA जितना भी मिल रहा था उसमें 4% का और हाइक मिल गया है। किसको मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला है। बस इतनी सी न्यूज़ है, राइट। और अब जो टोटल DA हो गया है वो कितना हो गया है? 42% ऑफ द बेसिक पे। जो सैलरी होती है उसमें बेसिक पे होती है और उसके बाद सारे अलाउंसेस होते हैं, तो बेसिक पे पे अब टोटल 42% DA मिलेगा और तब जाके आपकी पूरी सैलरी बनेगी अपार्ट फ्रॉम अदर अलाउंसेस। बस इतनी सी न्यूज़ है, 4% का हाइक मिला है, ठीक है। DA क्या होता है? डियरनेस अलाउंस, जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है ना, महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, तो उसको कट करने के लिए ओवर द टाइम DA जोड़ा जाता है। अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। अगर आप टियर 1 सिटी में रह रहे हो, जैसे मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हो, तो आपको DA ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ज़्यादा खर्चे होंगे आपके, महंगाई वहाँ ज़्यादा है। छोटे शहरों में महंगाई कम है तो DA कंपेरेटिवली कम दिया जाता है। उज्ज्वला योजना, कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं हम? उज्ज्वला योजना। सो यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड सब्सिडी ऑफ 200 रुपीज़ पर सिलेंडर फॉर 12 रीफिल एनुअली फॉर बेनिफिशरीज फॉर 1 ईयर। अब समझिएगा, उज्ज्वला योजना में यूनियन कैबिनेट ने 1 वर्ष के लिए लाभार्थियों के लिए सालाना 12 रीफिल के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार किया है। उज्ज्वला योजना क्या है? जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज होती है पर्टिकुलरली, उनको गैस सिलेंडर्स पे सब्सिडीज दी जाती हैं। तो अब क्योंकि गैस सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं तो ये सब्सिडी 200 रुपये की होगी अगर आप अप टू 12 सिलेंडर्स लेते हो, यानी महीने का 1 सिलेंडर के हिसाब से। बस यही है, इसमें आप देख लीजिए। PM उज्ज्वला स्कीम जो है, LPG कनेक्शंस विमेन को दिए जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके। और इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था मई 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से, राइट। बाकी हमने आपको बता दिया है। MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एरियाज में मिनिमम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने वाली ये जो एक्ट है MG नरेगा, वेज रेट्स रिवाइज्ड बाय अप टू 10% फॉर 23-24, यानी कि MG नरेगा के अंदर जो रोज़ का दहाड़ी मजदूरी जिसे हम बोलते हैं, रोज़ काम करो रोज़ कमाओ, तो उसमें जो रोज़ की आपको मजदूरी मिलती है उसको रिवाइज कर दिया गया है, उसमें 10% तक का एडिशन डाल दिया गया है। और अब अगर हम देखें कि कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वेज है, यानी जो मज़दूरों को सबसे ज़्यादा मिलेगी रोज़ की तनख्वाह बोलें या मजदूरी मिलेगी, तो हरियाणा के अंदर हाईएस्ट डेली वेज है 357 रुपीज़ पर डे। रोज़ काम करोगे तो 357 रुपीज़ मिलेंगे। MG नरेगा के अंदर आप काम कर रहे हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोएस्ट रेट है, 221 रुपये मिलेंगे। और जो हाइक आया है ना, ये अप टू 10% का, ये अलग अलग जगह अलग अलग रुपयों के तौर पे दिखेगा। जहाँ पे पहले कम रही होगी वेज, वहाँ कम बढ़ोतरी आएगी, जहाँ ज़्यादा वेज थी तो वहाँ 10% और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। तो 7 रुपये से 26 रुपये तक का इसमें रिविजन आया है। एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है MG नरेगा, है ना। और इसको पास कर दिया गया था इस एक्ट को 2005 में, लेकिन इसको ऑफिशियल लॉन्च किया गया है 2 फरवरी 2006 के अंदर। सो बेसिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है फॉर अ सेट नंबर ऑफ डेज। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्चेस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम। सो कौन से प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट गुरुग्राम के अंदर लॉन्च किया गया। किसने किया? भूपेंद्र यादव जी ने किया, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। क्यों किया गया? तो भाई इनका मेन पर्पस है कि जो ग्रीन कवर है और जो बायोडाइवर्सिटी है अरावली की, है ना, वो बढ़नी चाहिए। वाटर से रिलेटेड हो, ट्रीज से रिलेटेड हो, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, वाटर रिजुविनेशन, ये सारे प्रोग्राम वहाँ चलाए जा रहे हैं। और ये इसको लॉन्च किया गया टिकली गांव, टिकली विलेज हरियाणा में। और ये सब कब हुआ? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे। कब आता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे? बताओगे? याद करा चुकी हूँ, चलो बताओ, क्वेश्चन है ये, बताइए। सो दिस इज़ इट। अब जो अरावली से रिलेटेड जो पूरा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इससे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली वाले पूरे एरिया में जहाँ जहाँ तक अरावली फैले हुए हैं वहाँ पे चलाया जाएगा। 30 years ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को हो गए हैं 30 साल पूरे, और इसको 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया था। मेन एम थे कि सबसे पहले तो
एलिफेंट्स, उनके हैबिटाट और उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरी चीज़ मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, उसको हैंडल कर पाना। और तीसरा था जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं जिनको घरों में या फिर पाल लिया जाता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, उनका रख रखाव, उनका वेलफेयर सुनिश्चित किया जाए। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? एक तो 30 ईयर्स पूरे हो गए, दूसरी चीज़ कि डीएनए प्रोफाइलिंग जो है ना कैप्टिव एलिफेंट्स की, उसका काम चालू कर दिया गया है। डीएनए प्रोफाइलिंग यानी जितने भी कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनका डीएनए लिया जाएगा, उनकी पूरी रखी जाएगी डिटेल, ताकि कभी भी किसी जंगली एलिफेंट को वापस कैप्टिव ना बना लिया जाए, कैप्टिव को यूँ लावारिस ना छोड़ दिया जाए, तो इनके रख रखाव के लिए वेलफेयर में हेल्प होगी। ओके, प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है एलिफिस मैक्सिमस। ओके, और 16 स्टेट में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आंकड़ों पे जाएं तो टोटल एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया एज ऑन डेट आर 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। सबसे पहला तो सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में जो स्टार्ट किया गया था। चलें आगे। पीएम श्री स्कीम, प्रधानमंत्री श्री स्कीम, ये न्यूज़ में क्यों आई? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने 9,000 स्कूल, 9,000 स्कूल्स शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत डेवलप करने के लिए। ओके, तो इन स्कूल्स के अंदर काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए टोटल कितने स्कूल्स हैं जो डेवलप होने हैं स्कीम के तहत? 14,500। इनको हम अपग्रेड करेंगे, डेवलप करेंगे यानी स्क्रैच से नहीं शुरू करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उन्हीं को अपग्रेड किया जाएगा। टोटल 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन अभी उसके लिए 9,000 की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, फर्दर काम चलेगा। ओके, तो ये न्यूज़ में इसलिए आई है। पीएम श्री का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो इनका सिलेक्शन हो गया है, बस इतनी सी बात है न्यूज़ के अंदर। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का अपडेट, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, ये भी न्यूज़ में वापस आई क्योंकि अपडेट दिया गया। अब अपडेट ये दिया गया कि भाई इससे रिलेटेड जो केंद्र हैं वो उन पे काम चल रहा है और 15 लाख रुपीज़ पर वन धन विकास केंद्र दिए जाएंगे। अब देखो ये योजना क्या है वो समझो कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उनका डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो वन धन, वन से वो लोग जो भी लेते हैं और उससे फिर कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो उनको बेचने के लिए उनके पास एक, उनको डेवलप करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनका विकास करने के लिए और फिर उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए योजना है। और इसके तहत वनधन विकास केंद्र खोले जाएं और जो भी ऐसा खोलेगा उसको 15 लाख रुपए पर वनधन प्रोवाइड करेगी सरकार कि भाई आओ आप ऐसे केंद्र खोलो ताकि ट्राइबल लोग जो है उनको भी सीखने को मिले और उनको मार्केट तक कनेक्टिविटी मिले। ठीक है, और इस योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में ट्राइबल इनकम वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स के साथ में। वो बना रहे हैं लेकिन उनमें और एडिशन आप करवा दो, उनको और कुछ अच्छा सिखा दो ताकि उन्हीं प्रोडक्ट को वो और अच्छा बनाए और मार्केट तक पहुंचा सके। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नोडल एजेंसी रहेगी, ट्राइबल से डील करती हुई है तो। एंड ट्राइफेड जो है वो नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे रहेगी। ओके, ये नोडल डिपार्टमेंट रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो नोडल डिपार्टमेंट की तरह वर्क करेगा और ट्राइफेड दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे रहेगी फॉर दिस एंटायर वनधन योजना। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनिशिएट्स कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई, किसने की है भाई? गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर ने। और ये जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट है इनिशिएटिव है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत लाया गया है। अब मुझे जल्दी से बता दो अगर मैंने कहीं नहीं लिख रखा हो, नहीं लिख रखा है, कौन सी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं भाई? ये मिनिस्ट्री का नाम बताओ। गिरिराज सिंह। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको एक कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव क्या है कि जो एम्प्लॉयर होंगे उनको हमने कैप्टिव बना लिया एक तरह से कि आप लोगों को लीजिए, उनको आप ट्रेन भी कीजिए और फिर आपको पक्का ही पक्का उनको रोज़गार भी देना है, तो आप कैप्टिव हो चुके हो। ठीक है, यही वो इनिशिएटिव है। बस कैप्टिव यानी अब आप एक तरह से बांध लिया है हमने आपको। सो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के अंदर रूरल पुअर यूथ जो है, गांव का गरीब युवा जो है, आप उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, उससे पहले आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे और अपनी ही कंपनी के सब्सिडरीज के अंदर आप उसको रोज़गार दोगे और इसके लिए आप बद्ध हैं यानी कैप्टिव हैं। गॉट इट? सो 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने साइन किया है MOU मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मैंने लिख ही दिया, मत बताओ चलो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में कि ट्रेनिंग और प्लेसिंग करेंगे 31,000 रूरल यूथ की। ठीक है, बस ये कैप्टिव एम्प्लॉयर्स हैं।
तो जो भी इंडस्ट्री है उन एम्प्लॉयर्स की, वो हॉस्पिटैलिटी हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी से रिलेटेड हो, टेलीकॉम हो, रिटेल हो, पावर हो, वॉट एवर इंडस्ट्री दे बिलोंग टू, उनको आपको रोजगार देना है उसके अंदर। इंडियाज फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, बॉक्साइट सीआरएम सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, वो इंडिया का पहला हमने कर लिया है तैयार, और बहुत बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा है, बिकॉज वर्ल्ड में अभी तक 4 ही सीआरएम थे और ये 5वां सीआरएम है जो हमने रेडी किया है, और ये है बॉक्साइट का सीआरएम। अभी क्या होता है ये हम समझते हैं। सीआरएम जिसे हम बोलते हैं सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, यानी कि इस मटेरियल में बिल्कुल निश्चित तौर पे हम बता सकते हैं कि इतना बॉक्साइट है और इतने बाकी सारे इसके कॉम्पोजिशन हैं। तो जब आप इतना प्रिसाइसली रेफरेंस मटेरियल रेडी कर लेते हो तो इंडस्ट्रीज़ में कई जगह इसको काम में लिया जाता है, तो बहुत नाप तोल करके इसको यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज आपने बहुत क्लियर कॉम्पोजिशन इसका बता दिया है। अभी तक हम इसको इंपोर्ट कर रहे थे बॉक्साइट के सीआरएम को, अब हमने खुद ही डेवलप कर लिया। किसने डेवलप किया है? नार्को ने और बार्क ने जॉइंटली डेवलप किया है। नाल्को इज व्हाट? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बार्क इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये बहुत रिसर्च के बाद में सीआरएम बनता है, ठीक है, और इसको नाम दिया गया है बार्क B1201। तो एक स्टैंडर्डाइज सैंपल है बॉक्साइट का, जिसको सर्टिफाई किया गया है कि इसमें एक नोन और कंसिस्टेंट कॉम्पोजिशन है। समझ में आ गया? चलिए, सो ये हो जाता है हमारा नेशनल न्यूज़ का सेगमेंट ओवर। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ मूव करें उससे पहले चलो एक माइलस्टोन क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक कैटेगरी खत्म कर ली, दूसरी कैटेगरी शुरू कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। सिलिकॉन वैली बैंक, जो बीच में बहुत ज़्यादा दुविधा में रहा, परेशान हो गया, ये बैंक बिल्कुल डूबत खाते में चला गया, न्यूज़ में आया था। तो ये जो प्रॉब्लमैटिक सिलिकॉन वैली बैंक है, हैज़ बीन अक्वायर्ड बाय विच बैंक? इस बैंक को किसी दूसरे बैंक ने अक्वायर कर लिया है। किस बैंक ने अक्वायर किया है? आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है? पता है तो लिखिए, नहीं पता तो हम जानेंगे। चलिए, सो आरबीआई इनिशिएट्स 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम। अब देखो, ये ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो सिर्फ बैंकिंग के बच्चों के लिए हो, ये सभी बच्चों के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि बैंकिंग और फिनेंस वाले सेक्शन को छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। सो आरबीआई ने इनिशिएट किया है 75 डिजिटल विलेजेस, यानी 75 ऐसे विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं जिनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा, ऑनलाइन सारी बैंकिंग वो कर सकते हो। शशिकांत दास जो कि आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल, और ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के दौरान किया गया। कब था डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मार्च 6 to 12 के बीच में, ओके। और थीम रही डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। इस कैंपेन का थीम क्या था? डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, राइट। 75 विलेजेस, और इनको क्या करना है? डिजिटल बनाना है, बैंकिंग के लिहाज से डिजिटल बैंकिंग कर सके, और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो है ना, वो इन विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और इनको वो सारे तरीके सिखाएंगे। IREDA रिसीव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस फ्रॉम आरबीआई। तो IREDA जो है, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये पहले इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के तौर पे जाना जाता था। अब इसको क्या स्टेटस मिल गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस मिल गया है, यानी कि अब ये मार्केट में अपनी और फुटिंग बना सकता है, ये अपनी जो कैपिटल है वो भी रेज कर सकता है, और उसके अलावा क्या, और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सकता है, और जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरी एक जर्नी चल रही है 2030 तक का, हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट भी बेटर कर सकता है, ठीक है। सो इसका ब्रांडिंग अब और अच्छा हो पाएगा, इसकी फुटिंग बहुत अच्छी हो पाएगी, इसको इन्वेस्टर्स और मिल पाएंगे। अब वो देख लेते हैं व्हाट एल्स, बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो आगे। सो IREDA के बारे में ये स्टैटिक इन्फो है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 की। इंडियाज पर कैपिटा इनकम डबल सिंस 2014-2015, 2014-15 से, जब से नई सरकार आई है बेसिकली, क्योंकि वहीं से कंपैरिजन यूजुअली लिए जाते हैं। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, डबल हो गई है 2014-15 के मुकाबले, और ये डेटा किसने दिया है? NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, ओके। अब इसको लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम इनकम की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, तो उसमें इन्फ्लेशन जोड़ करके आप देख रहे हो, हटा करके जोड़ देख रहे हो, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो NSO के हिसाब से एस्टिमेटेड एनुअल पर कैपिटा करंट प्राइसेस पे 2023 में जो
इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो 1,72,000 है और उसने एनुअली 99% का ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि 14-15 में ये 86,647 थी एनुअल, सालाना पर कैपिटा इनकम, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें, बिकॉज 14-15 से 22-23 में सेम इन्फ्लेशन नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशन भी आया है, अगर हम उसको एडजस्टमेंट बिठा दें तो अप्रॉक्सीमेटली 35% का राइज आया है, 99% का नहीं आया फ्रॉम 2014-15 टू 22-23, ठीक है। एवरेज ग्रोथ जो इंडियाज पर कैपिटा इनकम की रियल टर्म्स में हुई है 14 टू 19 वो 5.6% पर एनम के हिसाब से हुई है। और यहीं पे अगर हम बात करें IMF के प्रोजेक्शंस की जो पहले आए थे, तो इंडिया ने UK को ओवरटेक कर लिया, अब हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं बिहाइंड US, चाइना, जापान एंड जर्मनी। अब देखो, आप ये टेबल ध्यान में रख सकते हो कि भाई 2014-15 से 22-23 का अगर हम कंपैरिजन करें पर कैपिटा इनकम नॉमिनल टर्म्स में, तो हाँ जी आपको काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप रियल टर्म्स में देखोगे तो ये वाला जंप है अप्रॉक्सीमेटली 34-35% का जो हम जंप बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक टू लेंड 1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर, ये बिल्कुल पिक्सेल्स फट गए हैं, तो ये न्यूज़ आप यहाँ देखिए। वर्ल्ड बैंक टू लैंड $1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। वर्ल्ड बैंक जो है, जिसके अंडर में 2 बैंक्स आते हैं, एक आ जाता है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और दूसरा आ जाता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों का एक अम्ब्रेला टर्म होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का लोन हमको वो देगा हेल्थ सेक्टर में, और उसको हम 2 पार्ट में हमको ये मिलेगा, 500 मिलियन ईच के 2 पार्ट। और सपोर्ट किसे करेगा? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो PM अभिम है, जिसको हमने सरकार ने अक्टूबर 21 में लॉन्च किया था, उसके तहत ये सारा लोन हमें मिलेगा हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए। एंड पर्टिकुलरली जो हेल्थ सेक्टर है वो 7 स्टेट्स के अंदर और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, अरुणाचल, केरला, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु एंड यूपी। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए ये सारा लोन अमाउंट यूज़ किया जाना है। समझ में आ गई बात? चलिए, वर्ल्ड बैंक की ये मैंने आपको बात बता ही दी है। यूजली वर्ल्ड बैंक लो एंड मीडियम इनकम ग्रुप वाली जो कंपनीज होती हैं, डेवलपिंग नेशंस होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है। दूसरी न्यूज़ भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंस लोन अग्रीमेंट फॉर ग्रीन NH कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो अभी तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड 1 बिलियन का था, अब ये है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने लोन अग्रीमेंट साइन किया है। नेशनल ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स के अंदर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, और इसमें लोन असिस्टेंस कितनी है? $500 मिलियन की, ठीक है जी। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7662 करोड़ रुपीस की। कमर्शियल बैंक फर्स्ट इन कतर टू लॉन्च UPI रेमिटेंस सर्विसेज टू इंडिया। सो कतर का पहला बैंक जिसने UPI रेमिटेंस सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, यानी कि कस्टमर अब UPI पेमेंट कर पाएगा UPI ID यूज़ करके। तो वो कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक है जो कतर से पहला बैंक है जिसने UPI रेमिटेंस सर्विस इंडिया को स्टार्ट कर दिया कि भाई आप जो कस्टमर हैं वो UPI पेमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे इस बैंक के प्लेटफॉर्म से। NCLT approved HDFC and HDFC Bank merger. सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो है उसने अप्रूव किया कि HDFC बैंक का और HDFC का, HDFC जो ओरिजिनल कंपनी है वो किस चीज़ से डील करती है? सो ये लेंडर, फिनेंशियल जो लेंडर्स होते हैं ना, मॉर्गेज लेंडर्स, डोमेस्टिक मॉर्गेज लेंडर था HDFC, और HDFC बैंक ने उसको मर्ज कर लिया, मतलब ये दोनों मर्ज हो गए, HDFC एंड HDFC बैंक, राइट। और ये कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजैक्शन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री इस मर्जर के अंदर देखे गए हैं, बिकॉज अराउंड $40 बिलियन का डील साइन हुआ इस मर्जर के लिए। गॉट इट? पहले अप्रूवल इस मर्जर को बाकी सारी जगहों से मिल गया था, NCLT का अप्रूवल भी अब मिल चुका है। ट्रबल्ड सिलिकॉन वैली बैंक अक्वायर्ड बाय फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, ठीक है। तो ये मैंने आपसे सवाल पूछा था अभी माइलस्टोन क्वेश्चन में। तो ट्रबल्ड जो सिलिकॉन वैली बैंक था, ये ट्रबल्ड नाम नहीं है उसका, है ना, मुसीबत में पड़े हुए सिलिकॉन वैली बैंक को अक्वायर किसने किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है। इतनी ही जानकारी अभी रखनी है।
CCI approves Reliance acquisition of Metro Cash and Carry India. So Metro Cash and Carry ये एक जर्मन कंपनी है मेट्रो, और उनका कैश एंड कैरी ये जो पूरा आउटलेट है और इंडिया का जो उसका विंग है उसको रिलायंस अक्वायर कर ले, इसका CCI ने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ जी रिलायंस आप इसको अक्वायर कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कि जर्मन फर्म मेट्रो एजीज का जो होलसेल ऑपरेशन है इंडिया में उसको आप अक्वायर कर लीजिए 2850 करोड़ के अंदर, और रिलायंस ने इसको इसका जो इंडियन आर्म है उसको अक्वायर कर लिया। कैश एंड कैरी के अंदर क्रेडिट लेकर के आप कुछ भी सामान नहीं ले सकते हो, जो भी आप पेमेंट कीजिए फुल और फिर लेके जाइए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये पहली कंपनी थी जो कि 2003 के अंदर इंडिया में आई थी विद दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अबॉलिशेस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, यानी कि केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर बुनियादी सीमा शुल्क समाप्त कर दी है, राइट। करती है नहीं है, कर दी है, हो गया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है कि भाई जो अभी तक वैसे जो मेडिसिन वगैरह आती हैं, जो भी सामान आते हैं ड्रग्स एंड ऑल, उन पे 10% की कस्टम्स ड्यूटी लगती है और कुछ केसेस में 5% कंसेशन मिल जाता है, यानी 5% की कस्टम्स ड्यूटी लगती है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दी है बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी हटा दी है कि अगर आप किसी ऐसी रेयर डिजीज़ से जूझ रहे हैं जिसके लिए आपको दवाई मंगानी ही मंगानी है और उनमें यूजुअली बहुत महंगी दवाइयाँ आती हैं और बार बार आती हैं और जीवन भर आती हैं, तो उन पे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़, और अप्रैल 1 से उस पर नहीं लगेगी। और ये कौन कौन से आइटम्स पे नहीं लगेगी, दे आर लिस्टेड इन नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी 2021, ठीक है। जनरल मेडिसिन पे 10% लगती थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 5% लगती थी, लेकिन अब नहीं होगा बिकॉज पूरे जीवन का खर्चा है, ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए। रेयर डिजीज़ होती क्या है, WHO की डेफिनेशन के पे अगर हम जाएं तो जिस बीमारी के होने की फ्रीक्वेंसी 10,000 लोगों में 6.5 to 10 मैक्सिमम, यानी 10,000 लोगों में 10 लोग ही हैं जो उस बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको रेयर डिजीज़ कैटेगरी में डाला जाता है। ICICI Lombard introduces country's first anywhere cashless facility. So कौन सी कंपनी है जिसने एनीवेयर कैशलेस फैसिलिटी लॉन्च की है, ICICI Lombard, यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हो कि भाई हम बिना पैसा दिए अपना इलाज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी आपसे सेटल कर लेगी, भले से वो हॉस्पिटल ICICI लोम्बार्ड के नॉन हॉस्पिटल नेटवर्क में हो या नहीं हो। यूजुअली क्या होता है, हेल्थ कंपनीज़ हो या जो भी आपको कवर करती हैं कंपनीज़, उनके नेटवर्क में बहुत सारे हॉस्पिटल की लिस्ट होती है, वहीं जाके कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो, बाकी हॉस्पिटल्स में आपको कवर नहीं मिलेगा। लेकिन ये पहला ऐसा फैसिलिटी लेके आया ICICI लोम्बार्ड कि अगर आपके पास इनका कार्ड है या फिर आपने इनसे कर रखा है एग्रीमेंट एंड ऑल, पॉलिसी ले रखी है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिए, कैशलेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड उस हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी हो, ठीक है। चलिए, RBI has allowed banks from 18 countries to trade in rupees। so RBI ने अलाउ कर दिया है 18 देशों के बैंक को कि वो ट्रेड कर सकते हैं रुपी में, यानी कि वो आ करके इंडिया के अंदर क्या खोल सकते हैं, वॉस्त्रो अकाउंट या नोस्त्रो अकाउंट, सोच के बताओ मुझे। वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिया का पेनिनसुलर जो नीचे का हिस्सा है वो वी जैसा ही दिखता है ना, ठीक है, तो इसी से वॉस्त्रो ध्यान रखिएगा। वॉस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट न्यूज़ में बहुत आएंगे और बार बार आएंगे, क्योंकि अब इंडियन रुपी में ट्रेड हम करने लग गए हैं और काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने अब यूरोपियन ट्रेडिंग डॉलर के अंदर ट्रेडिंग बंद कर दी है। तो आपको वॉस्त्रो नोस्त्रो देखने को मिलेगा। जो भी फॉरेन कंट्री के बैंक इंडिया में आके अपना अकाउंट खोलेंगे और जिसमें हम इंडियन करेंसी में पैसा डालेंगे उसको हम कहेंगे वॉस्त्रो अकाउंट। RBI ने 18 कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया है कि आप आइए और वॉस्त्रो अकाउंट खोलिए, ताकि हम इंटरनेशनल जो भी ट्रेड है उसको सेटल इंडियन रुपी में कर सकें। हम अगर किसी देश में जाकर के अकाउंट खोलेंगे तो वो नोस्त्रो अकाउंट होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, 18 कंट्रीज़ कौन सी, उनकी लिस्ट पूरी यहाँ दी हुई है, सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जुलाई 2022 में ही हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई हम ऐसा कुछ सेटअप करेंगे जिससे कि इंडियन रुपी में ट्रेड हो सके। तो देखो, यही वाली बात है जो हमने दे रखा है कि अगर हम जाकर के रशिया के अंदर कुछ खोलेंगे बैंक तो वो
नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। रशिया ने यहाँ पे खोला है इंडिया के अंदर, तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। अब हमने अगर रशिया से कोई ट्रेड की है, हमें उसे पैसे देने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर वो पैसे डाल देंगे। अब अगर रशिया हमसे कुछ फ्यूचर में खरीदेगा, ठीक है, तो हम यहीं से बैलेंस, अब वो हमें पैसे देगा, तो हमें पैसे ना भेजने की बजाय हम क्या करेंगे, यहीं से एडजस्टमेंट, इसी बैंक से उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, यहीं से हम उसके पैसे निकाल लेंगे। सो सारा सेटलमेंट इंडियन रुपी में चलता रहेगा, हमें और किसी करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कुछ खरीदना है तो इसके बैंक में ऑलरेडी पैसे पड़े, ये बोलेगा कि मेरे पास इतने पैसे पड़े, इतने का सामान मुझे अपने आप भेज दीजिए, पैसे उसी में से एडजस्ट कर लीजिए। समझ में आ गई? तो हमने इंडियन रुपी में ही पैसे डाले हैं कुछ खरीदने पे, और वही पैसे निकाल लिए हैं जब हमने उनको कुछ बेचा है। ओके, डिटेल में कई बार ये समझा चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। Moody's raises GDP growth forecast for India to 5.5% in 2023। 2023 में जो हमारा GDP फोरकास्ट दिया है Moody's ने, वो दिया है 5.5% का, बढ़ा करके दिया है। पहले इन्होंने जो नवंबर 2022 का प्रोजेक्शन दिया था GDP ग्रोथ का, वो 4.8% का दिया था, और इन्होंने 2024 का जो प्रोजेक्शन दिया है वो भी 6.5% दिया है। और ये भी कहा है मूडीज़ की इस रिपोर्ट के अंदर, इस प्रोजेक्शन के अंदर, कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा 2023 में, वो G20 कंट्रीज़ में सभी में सबसे हाईएस्ट रहेगा, यानी हम बेटर ग्रो करेंगे। और चाइना सेकेंड नंबर पे रहेगा, इंडोनेशिया उसके बाद आएगा। S&P कीप्स इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट अनचेंज्ड एट 6% FY24, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। S&P जो कि ग्लोबल रेटिंग देती है, S&P ग्लोबल रेटिंग, उन्होंने जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है वो अनचेंज रखा है, 6% ही रखा है FY24 के लिए। 23-24 के लिए 6% है, 6.9 रखा है 24-25 के लिए। ये US बेस्ड कंपनी है। क्रिसिल की अगर हम बात करें तो इंडिया GDP टू ग्रो एट 6% इन FY24, ये क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से एस्टिमेट आया है या प्रोजेक्शन आया है। इनकी रिपोर्ट थी राइडर इन द स्टॉर्म, ट्रेसिंग इंडियाज ग्रोथ इन अ वॉलेटाइल वर्ल्ड। ये जो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल, उथल पुथल वाला समय चल रहा है, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, तो 24 के लिए इन्होंने 6% प्रोजेक्ट की है। रिटेल इन्फ्लेशन will average 5% over 23-24, lower than 6.8% averaged in 22-23। तो रिटेल इन्फ्लेशन कम रहेगा 23-24 में, ऐसा प्रोजेक्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्शंस हो गए, सारी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड थी बता दी है। जाते जाते साइनिंग ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर से आप बताएंगे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम UN लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन की पूरी लिस्ट होती है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की जो पूरी लिस्ट है यूनाइटेड नेशन की, हाल ही में कौन से देश ने उससे स्नातक कर लिया, यानी कि ग्रेजुएट कर लिया है। इट हैज़ कम आउट ऑफ इट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम इट। नाम अगर आपको पता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो आज की क्लास हो गई है ख़त्म, और मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2023 में अब एक वीडियो बचता है, जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़, रैंकिंग इंडिसेस और स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे, और वो कल आ जाएगी संडे के एग्जामिनेशन के लिए। आई विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। और बस चलो, अब जो भी बात है अगले वीडियो में करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।